चंद को इतना पढ़ने के बाद, जैसे उनका गोदान पढ़ने के बाद, गबन पढ़ने के बाद, उनके निबंध पढ़ने के बाद और मतलब एक क्रम में जब आप किसी लेखक को आगे तक पढ़ जाते हो और फिर आगे पढ़ने के बाद जब उनकी पुरानी कहानी पे पहुंचते हो, जैसे बड़े घर की बेटी, जब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, दोबारा या 3 बार पता नहीं कितनी बार पढ़ चुका, तो आज मैं जब बड़े घर की बेटी पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ लगा। प्रेमचंद में भी कमियां दिखी। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेमचंद इतने बड़े लेखक हैं तो मैं कमियां निकाल रहा हूँ। ऐसा कि प्रेमचंद का जो गोदान था और प्रेमचंद का जो बड़े घर की बेटी है, इन दोनों में परिपक्वता का अंतर है। बहुत चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कि क्या क्या मुझे लगा। जैसे प्रेमचंद एक कहानी सेटअप करते हैं, जैसे गोदान जैसा बड़ा महाकाव्य 400-500 पेजों का, वो बढ़िया से लिखा, सारी चीज़ें व्यवस्थित है, सारी चीज़ें क्रम से हैं, कहीं पे भी कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। लेकिन जब मैं बड़े घर की बेटी पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे मैं शुरुआत में ही सवाल थोड़े बहुत उठा सकता हूँ कि क्या है। जैसे एक चीज़ कि बड़े घर की बेटी नाम रखना ही प्रेमचंद थोड़ा सा शायद एडजस्ट करना चाहते थे कि एक बड़े घर की बेटी ऐसे घर में कैसे पहुंच जाए जहाँ पे वो उस बड़े घर की बेटी का जो एक ऑरा है, ऑरा कह सकते हैं, ऑरा है, वो नीचे जाए थोड़ा और वहाँ से फिर थोड़ा कहानी बने। तो उन्होंने ऐसा सेटअप करा कि जो भूप सिंह थे, आनंदी के जो पिता भूप सिंह थे, वो बड़े ताल्लुकदार तो थे, मतलब सब कुछ, विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी सिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरी मजिस्ट्रेटी वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने एक सेटअप बनाया कि 7 लड़कियां हुई, देवयोग से सब जीवित रही। यहाँ पे थोड़ा सेटअप है, जैसे देवयोग से सब जीवित रही, उनका कहने का यही मतलब कि पहले लड़कियां इतनी जीवित नहीं रहती थी, या फिर दूसरा कहने का मतलब व्यंग के तौर पर कि 7 लड़कियां थी, एक भी लड़के नहीं थे, फिर भी जीवित थी। तो वो थोड़ा सेटअप कर रहे हैं। हालांकि सेटअप करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर यही कहानी 1936 में लिख रहे होते तो वो कुछ अलग से कुछ, मतलब मुझे लगता है एक अच्छा आधार मिलता। दूसरी चीज़, एक सेटअप ऊपर भी उन्होंने किया, जैसे अब बड़े घर की बेटी है तो बड़े घर की बेटी में क्या कॉन्टेक्स्ट डाला जाए। एक कॉन्टेक्स्ट डाला डाला जा सकता है कि संयुक्त परिवार कैसे मतलब अलग होते हैं, और ये जो अलग होते हैं तो वो कौन बचा सकता है, बड़े घर की बेटी ही बचा सकती है। तो ये आए कहाँ से कॉन्टेक्स्ट, तो उन्होंने लिखा, मैं हूबहू पढ़ता हूँ क्या लिखा। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी ना थे। मतलब एक तरह से उनका कहानी में मूल भाव भी चल रहा है, साथ ही साथ जो प्रेमचंद गांधीवादी नज़रिए से लिखते थे तो वो नज़रिया भी उनका चल रहा है। और प्रेमचंद की बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें आपको मिलेगा कि वो अंग्रेजी जो विचारधारा है या फिर अंग्रेजी जो सामाजिक प्रथा है कि अलग हो जाना, टूट कर बिखर जाना, तो उनका विरोध करते हैं। और ये आगे परिपक्व होकर आपको अलियोझा में मिलेगा या फिर और भी बहुत कहानी उपन्यास में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, वो आगे सेटअप करते हैं कि वैसे तो श्रीकर्ण जो थे ठीक ही थे, लेकिन उनका जो मूल उपदेश था या फिर मूल भाव था वो ये था कि प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के वो एकमात्र उपासक थे। मतलब ऐसा देखने को मिलता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कहानी है 1910 अगर 15 जो भी है, 1910-15 के आसपास की जो कहानी, क्या ऐसा है कि सब जो सम्मिलित कुटुंब है, क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त परिवार, क्या इसके लोग विरोधी हो गए थे, क्या वही एकमात्र उपासक थे? तो ऐसा तो नहीं है। पर ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा कि सम्मिलित कुटुंब का एक उपासक होना, दूसरे की जो शादियां हैं उनको बचाना, संयुक्त कुटुंब को बचाना उनका एक पेशा था। और एक चीज़ और दिखती है कि बीच में उन्होंने आधार डाल दिया, जब आ, उनको क्या बोलते हैं, आनंदी चौथी बेटी थी, पर वो रूपवती और गुणवती दोनों थी। तो पिता के, भूप सिंह जो पिता थे आनंदी के, तो उनके मन में आया होगा कि हाँ बेटी की शादी अच्छी होनी चाहिए, अब करें किससे, अब गरीब से तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने एक सेटअप बनाया, क्या,
कि नागरी प्रचारी अब देख लो गांधीवादी विचारधारा के प्रेमचंद है, तो थोड़ा सा उन्होंने ला दिया कि जो श्रीकंठ थे चंदा मांगने आए थे। उन्होंने ऐसा लिखा कि एक दिन श्रीकंठ उनके पास चंदा मांगने आया। शायद शायद शब्द का उपयोग किया, शायद नागरी प्रचार का चंदा था। मतलब ये भी ना लगे कि नागरी प्रचार थोड़ा अपनी विचारधारा को शामिल कर रहे हैं, और ये भी ना लगे कि थोड़ा कहानी को बढ़ाने से पहले भी कुछ चीज़ें डाल दी हैं उन्होंने। तो ऐसा है, मतलब अगर प्रेमचंद बाद में लिखते तो ऐसा कुछ ना होता कि हाँ चीज़ें समझ आ रही हैं या फिर वो अलग हो रहा है। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा अलग सा महसूस हुआ। चाहते तो एक बार भी बता देते कि प्रेमचंद नागरी प्रचार सभा के जो थे वो हितैषी थे या फिर उसमें उनकी ज़्यादा रुचि थी। तो जो भी है, मतलब शायद मैं जितना पढ़ चुका हूँ प्रेमचंद को, उस आधार पर मुझे लगता है कि नहीं, प्रेमचंद अगर बनाते आगे, मतलब ये कहानी बाद में लिखते, तो कुछ आधार और होता। ठीक है, आगे उन्होंने अनुकूल किया, चीज़ों को बनाया और एक ऐसा विचारधारा डाला। और दूसरी चीज़ कि जैसे लास्ट में होगा, बड़े घर की बेटी जो आनंदी है अच्छे विचारधारा में दिखाई जाएगी। लेकिन जब सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ या तो गलती होगी, या तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती उन्होंने की कि जैसे उन्होंने साफ ही लिखा है कि बहुतों का घर श्रीकंठ बचाए, और उनकी ऐसी विचारधारा थी जो कुछ लोग तो उनको शत्रु भी मानते थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। क्यों विरोध था? इसलिए नहीं कि उनको सास ससुर से घृणा थी, इसलिए विरोध था क्योंकि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। मतलब ये भी एक तरह से सेटअप चल रहा है। लेकिन अब फिर से मैं, मतलब बार बार विरोध कर रहा हूँ जो भी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्रेमचंद बाद में लिखते तो शायद ये परिपक्व स्तर पर होता, शायद वो उनके विचारों में दिखा देते। जैसे परिपक्व स्तर मैं कैसे समझता हूँ, प्रेमचंद ही लिखते हैं कि अगर किसी लेखक का जो परिपक्व स्तर देखना है ना, तो वो स्वयं आके ना बताए कि जो क्या बोलते हैं उसको, चरित्र है क्या सोच रहा है, चरित्र है क्या समझ रहा है। चरित्र के वो कार्यों को दिखाए, और फिर जो पाठक है वो समझे कि क्या बोलते हैं उसको, भाव क्या हुआ, मतलब विचारधारा क्या हुई, जो चरित्र का रहस्य है वो क्या हुआ। तो अभी चरित्र के रहस्य का उद्घाटन प्रेमचंद स्वयं कर रहे हैं, लेकिन आगे आप पढ़ोगे उनकी कहानियाँ तो वो चरित्र का रहस्य का उद्घाटन धीरे धीरे अपने आप होता जाएगा। चरित्र घटना में शामिल होगा और वो समझ आएगा कि हाँ इसकी विचारधारा ऐसी है। तो ये मुझे समझ आता है कि यहाँ पे थोड़ा अभी परिपक्व होना प्रेमचंद का बचा था, और यही है कि उन्होंने कितना जल्दी सीखा। खैर, अब एक चीज़ और मुझे समझ आई कि एक तो जब श्रीखंड वापस शनिवार को घर लौट के आए, तो सबसे पहले वही जो लाल बिहारी थे, उन्होंने आसानी से बोल दिया कि ये जो भैया, आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत करें, ठीक है। लेकिन जब लास्ट होता है तो वहाँ पे अब बात मनवाने की है, तो ऐसा ना लगे कि बिल्कुल अबूझी बात हो गई है। तो एक चीज़ ये दिखाया गया कि जो लाल बिहारी है वो 2 दिन से यही सोच रहा था कि भैया से कैसे नज़रें मिलाऊंगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी, क्या वो मुझे माफ़ कर देंगे या नहीं। तो ये 2 चीज़ों में अंतर, मतलब दुर्लभ नहीं है, पर ये अंतर और वो अंतर अगर दोनों को साथ में दिखाना होता तो वहाँ पे भी दिखा सकते थे कि लाल बिहारी ने सकुचाहट से ऐसा कहा या फिर वैसा कहा। तो ये चीज़ ठीक है, समझ आती है। अगली चीज़ मुझे ऐसा क्या लगा कि जैसे बड़े घर की बेटी की महत्ता होनी चाहिए, ये लास्ट चीज़ मुझे वैसी थोड़ी खटकी। बाकी मैं अच्छी चीज़ों को भी गिनाता हूँ। लास्ट चीज़ मुझे खटकी कि जैसे बड़े घर की बेटी, मतलब स्त्री की प्रशंसा होनी चाहिए। जैसे आप गोदान में देख लो कि कैसे क्या बोलते हैं, धनिया जो है कैसे घर को संभाल रखी है, कैसे सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है लास्ट में जो अंतिम निर्णय था वो आनंदी का था या फिर अंतिम निर्णय श्रीकंठ का था? अगर यही कहानी होती
10 साल बाद लिखी जाती प्रेमचंद द्वारा ही, तो अंतिम निर्णय शायद आनंदी का होता कि लाल बिहारी को माफ़ करना है या नहीं। लाल बिहारी के लिए आनंदी श्रीकर्ण से सिफारिश ना लगाई होती कि ऐसा है वैसा है। तो इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा लगा कि प्रेमचंद थोड़े और बेहतर हो सकते थे। मतलब प्रेमचंद तो बेहतर ही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे अगर ये कहानी लिखी गई होती तो बहुत ही अच्छी कहानी मिलती। आगे जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी, अच्छी चीज़ें भी कम नहीं हैं। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना कि ये जो कहानी है 7 या 8 पेज की कहानी, अब यहीं पे मुझे समझ आता है कि प्रेमचंद छोटी कहानियाँ भी लिखना जानते थे। प्रेमचंद अगर यही कहानी 10 साल बाद लिखते तो शायद उनको 20-30 पेज लगता, क्योंकि वो घटनाओं से चीज़ों को बढ़ाते, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी भाषा शैली का उपयोग किया है, यहाँ पे उन्होंने सटीकता का प्रयोग किया है कि वो भाव समझ आ जाए। अब जैसे भाव उसका लोग विरोध करते हैं या फिर जो भी करते हैं, पर उन्होंने समझा दिया कि श्रीकंठ वैसे गुस्सा नहीं करता, वैसे उसका भाव लाल बिहारी से विपरीत है, वैसे वो बिल्कुल शांत है। लेकिन अपनी स्त्री की आंख में आंसू देखकर उसके तुरंत क्या बोलते हैं क्रोध में परिवर्तित हो गया। और ऐसी ही चीज़ें समझ आती है कि हाँ, ये चीज़ें आसान हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट। अब ये बड़ी चीज़ है कि उन्होंने एक संदर्भ दे दिया, समझ भी आ गया कि इलाहाबाद का अनुभव रहित ये बोल रहा है कि तुमने किताबें तो पढ़ ली, बट आप किताबी कीड़े बनकर रह गए। बेनी माधव की उनकी सलाह कोई काम नहीं करी, और मतलब एक तरह से जो दिमाग लगाया, हथकंडे अपनाए उन्होंने कि क्या बोलते हैं उसको, संवेदना के साथ खेलना या फिर उनके भाव के साथ खेलना, वो सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाए। तो ये जो छोटे छोटे इन्होंने फ्रेज डाले हैं, अंग्रेजी में फ्रेज बोल रहा हूँ मैं इसको, तो फ्रेज से मुझे समझ आता है कि हाँ, प्रेमचंद काफ़ी कुछ सरल कर देते हैं वहाँ पे। वो जो गहरा पना है, उस गहरे पने को भी वो मुहावरों के सहारे, जैसे एक लाइन है कि मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदाप नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम ना मारूं। अब यही बात बाद की होती तो थोड़ा बढ़ा के करते। जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा गोदान जो उपन्यास है, वहाँ पे एक झगड़े वाला सीन है, मतलब बांस काटते हुए, तो वहाँ पे वो सीन कितना बड़ा है। तो वही चीज़ समझ आती है। और इस पर जैनेंद्र भी कहते हैं कि अगर मैं गोदान लिखता तो 100 पेज में गोदान ख़त्म कर देते। और मैं भी यही कहता हूँ, मतलब मेरी बातें उतनी बड़ी नहीं हैं, पर मैं भी यही कहता हूँ कि प्रेमचंद अगर 10 या 15 साल पहले गोदान लिखते ना, तो शायद वो भी 100 पेज में ख़त्म कर देते। तो ये चीज़ें मुझे समझ आई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे भाव हैं। अगर इसकी क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए, तो अलग अलग दृष्टि। एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और अच्छी लगी कि आनंदी को अच्छा बनाना था। तो आनंदी को अच्छा बनाना था तो प्रेमचंद ने इतनी सहजता से आनंदी के द्वारा वो सारा जो घटना, छोटी सी घटना थी, 4 लाइन में इतनी सहजता से कहलवा दी कि उस पे बिल्कुल सत्यता थी। और अंत में जोड़ भी दिया कि अगर यह सच ना हो तो जाके अपने भाई से पूछ लो। तो ये भी समझ आता है कि अगर जरा सा भी झूठ होता, जरा सा भी बड़ी बातें होती, तो शायद शीर्षक कमज़ोर हो जाता। तो शीर्षक कमज़ोर नहीं होने दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जितनी बार पढ़ूँगा इस कहानी को, उतनी बार ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। तो ये था प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। और इसकी नायिका हालांकि आनंदी थी, पर जैसा कि मैंने बताया तो मेरे हिसाब से इसके नायक प्रेमचंद ही लगेंगे, जो एक विचारधारा, वो विचारधारा कि संयुक्त परिवार बना रहे कैसे सेटअप हो रहा है, उन चीज़ों में काफ़ी अलग चीज़ों को भी लाया है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ों को भी लाया है। और उससे एक सेटअप बनाया है कि हाँ, ये जो श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री वाला है, ये अंग्रेजी विचारधाराओं का प्रेमी नहीं है। अब प्रेमी नहीं है तो ये हिंदू जो घर की बेटियां होती हैं या फिर बड़े घर की बेटियां होती हैं, तो ये बचा ले जाती हैं। तो ये था प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी।